dear all students of class 8. This is your teacher, Miss Sahnia, and I hope you all will be fine and safe at your homes. As you all know, we are in the month of September, and in the month of September we have a unit, Pakistan Movement, in the section History. The Pakistan Movement is half in the month of August and the remaining in the month of September. In the month of August, we have done 5 question answers of the chapters of Pakistan Movement, and we have done remaining 6, 7, 8 and fill in the blanks in the month of September. Now students, in this session I am going to make a revision of the whole chapter. I will explain you all the question answers in this video. I will give you a review again of this chapter in the form of question answers. Now here I have question number 1, which is state the reasons that make Pakistan a unique country. It is our question number 1. It means कि हमें वो तमाम वजूहात बतानी है जो कि पाकिस्तान को एक यूनिक कंट्री बनाती है, यूनिक कंट्री ज़ाहिर करती है. वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान एक यूनिक कंट्री है. एंड द आंसर इज़ पाकिस्तान इज़ अ यूनिक कंट्री फॉर 3 रीज़न्स. पाकिस्तान जो है वो 3 रीज़न्स की वजह से यूनिक कंट्री है. नंबर 1, इट वॉज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट वॉज़ कंसीव्ड बाय अ पोइट. ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि हासिल किया गया है एक शायर की जद्दोजहद से. शायर की बिना पर एक शायर ने इसको हासिल करने में अपना अहम किरदार अदा किया था. वो कौन से मशहूर शायर हैं? अल्लामा इकबाल. नाउ द नंबर 2 पॉइंट, इट केम इनटू बीइंग थ्रू पीपल्स वोट. और पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया है लोगों के वोट की बिना पर. लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को पता है, इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान बनने से पहले और मुसलमानों ने अपना वोट पाकिस्तान के हक़ में दिया था. तो ये पाकिस्तान की जो क्रिएशन हुई थी वो पीपल्स वोट की बिना पर हुई थी, जो कि इसको एक यूनिक कंट्री बनाता है. नंबर 3, इट वाज बोर्न एज अ यूनियन ऑफ 2 पार्ट्स. ये जो है वजूद में आया था 2 हिस्सों की यूनियन में, डैट वर डिवाइडेड बाय 1600 किलोमीटर ऑफ लैंड, जो कि डिवाइड की गई थी 1600 किलोमीटर के लिहाज से. नाउ आई एम गोइंग टू give you a review about question number 3, which is how did Sir Syed Ahmad Khan explain that love was boundless. सर सैयद अहमद ख़ान ने ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि लव जो है वो, प्यार जो है वो बाउंडलेस है. सर सैयद अहमद ख़ान एक्सप्लेन दैट लव वाज बाउंडलेस बट सम ऑफ इट्स लेवल्स वर. उन्होंने ये एक्सप्लेन तो किया था कि लव जो है वो बाउंडलेस है, लेकिन उसके साथ उसके कुछ लेवल्स भी बताए थे. इन विच द नंबर 1 इज़ लव फॉर फ्रेंड्स, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप. एक हमारी मोहब्बत होती है किसके लिए? हमारे दोस्तों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे पर्सनल रिश्तेदारों के लिए. नंबर 2, लव फॉर वंस ओन कम्युनिटी. एक हमारा प्यार जो होता है, प्यार का हिस्सा जो होता है हमारी कम्युनिटी के लिए होता है. नंबर 3, लव फॉर ऑल ह्यूमन काइंड, पूरी इंसानियत के लिए. लव फॉर नेचर, कुदरत के लिए. लव फॉर द एंटायर यूनिवर्स, और पूरी दुनिया के लिए. यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो एक्सप्लेन किया था लव को, मोहब्बत को, कि वो बाउंडलेस होती है, लेकिन उसी के साथ कुछ उसके लेवल्स भी बताए थे. और वो लेवल्स कौन कौन से हैं? लव फॉर फ्रेंड्स, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, नंबर 1. एंड नंबर 2 इज़ लव फॉर वंस ओन कम्युनिटी. Number 3, love for all humankind. Number 4, love for nature. And number 5, love for the entire universe, मतलब पूरी दुनिया के लिए. ये वो तमाम लेवल्स हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक्सप्लेन किए थे. Now further, Sir Syed Ahmad Khan explained that a nation was based on loving one's own community. उन्होंने ये भी मज़ीद एक्सप्लेन किया कि
एक कौम जो है वो इस बात पर भी बेस करती है कि इंसानों के दरमियान मतलब अगर कोई डिफरेंस है कम्युनिटी का तो वो उस कम्युनिटी का लिहाज करें, अदब व एहतराम करें और उनसे प्यार करें. दिस इज़ वेयर वन must begin even if one wanted to progress to other levels such as love for humanity, nature or universe. मतलब कि उन्होंने ये भी कहा कि हर इंसान के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए इंसानियत के लिए, नेचर के लिए और पूरी दुनिया के लिए. 10 years later he presented the same concept और 10 साल बाद उन्होंने यही कॉन्सेप्ट जो है वो वापस से जाहिर किया, प्रेजेंट किया इन अ स्टोरी, एक स्टोरी की सूरत में कॉल्ड गुजरा हुआ ज़माना, जो कि क्या कहलाई, गुजरा हुआ ज़माना. उन्होंने मोहब्बत के जज्बात को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए एक स्टोरी लिखी 10 साल बाद, जो कि किस नाम से मशहूर हुई, गुजरा हुआ ज़माना के नाम से. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड हु इंट्रोड्यूस इट. सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था और किसने इंट्रोड्यूस किया था. सैयद महमूद द सन ऑफ सर सैयद अहमद खान. सैयद महमूद जो कि बेटे थे सर सैयद अहमद खान के, सजेस्टेड इन 1896, उन्होंने सजेस्ट किया, मशवरा दिया 1896 में, डेट सम ऑफ द सीट्स के जो कुछ नशिस्तें जो हैं, कुछ सीट्स जो हैं इन द काउंसिल शुड बी रिजर्व फॉर Muslim representatives who should be elected by Muslims only. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कुछ नशिस्तें जो हैं, कुछ सीट्स जो हैं काउंसिल की जो है वो रिज़र्व कर देनी चाहिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जो कि इलेक्ट किए जाएंगे, जो कि चुने जाएंगे मुसलमानों के इलेक्शन से ही. मतलब कि मुसलमान भी जो है वो अपना नुमाइंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकता है, हासिल कर सकता है वोट्स के ज़रिए. दिस मेथड वॉज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और इस मेथड को जो है वो कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स. एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट, और ये जो है वो उस वक्त बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया बिलीव डैट, क्योंकि मुसलमान साउथ एशिया के ये यकीन रखते थे दे वर अ सेपरेट नेशन, के वो एक अलहदा कौम है, अलग कौम है, जिसकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे सैयद महमूद ख़ान ने जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया सजेस्ट किया 1896 में, कि मुसलमानों को अपना रिप्रेजेंटेटिव हासिल करने की, चूज़ करने की, इलेक्ट करने की मर्ज़ी हासिल होनी चाहिए. वो अपना रिप्रेजेंटेटिव ख़ुद अपने इलेक्शंस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही इलेक्ट किया जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज मोहम्मद अली जिन्ना नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर क्यों कहा जाता था. जिन्ना वॉज एबल टू कन्विंस द लीग. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इस काबिल थे कि वो कन्विंस कर सकें, मना सकें लीग को एंड द कांग्रेस टू होल्ड देयर सेशंस इन लखनऊ एट द सेम टाइम इन दिसंबर 1916. वो इस काबिल थे कि वो कन्विंस कर सकते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, जो कि दो अलग अलग पार्टीज़ थीं, दो अलग अलग तहरीकें थीं, वो उनको कन्विंस करने की सलाहियत रखते थे कि वो अपने सेशंस, जो अपनी मीटिंग्स जो हैं वो लखनऊ में एक ही वक्त में दिसंबर 1916 में और एक ही वक्त में दोनों पार्टीज़ एक सेशन, मीटिंग सेशन अटेंड कर लें, होल्ड कर लें. वो इस काबिल थे कि वो उनको मना सकें. ऑन दिस ओकेजन द कांग्रेस एग्री टू सपोर्ट द मुस्लिम डिमांड. और इस ओकेजन पे कांग्रेस जो है वो एग्री हो गई कि वो मुसलमानों की डिमांड को सपोर्ट करेगी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, के वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अपने अलहदा नुमाइंदे हासिल करने की क़ुव्वत रख सकते हैं. जिन्ना बिकेम वाइडली नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और इसी वजह से जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक एम्बेसडर की हैसियत से जो है वो मशहूर हो गए, जाने पहचाने जाने लगे एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर के तौर पे, क्योंकि वो इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत रखते थे कि वो एक ही वक्त में मुस्लिम लीग और हिंदुओं की जो
कांग्रेस लीग थी उसको मना सकें कि वो अपने सेशंस, अपने मीटिंग्स जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही जगह लखनऊ में दिसंबर 1916 को अपनी मीटिंग जो है वो अरेंज कर लें, एक ही साथ, एक ही दोनों पार्टीज़ एक ही जगह बैठकर एक मीटिंग अटेंड कर लें, एक मीटिंग होल्ड कर लें, एक सेशन होल्ड कर लें। इस वजह से जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर कहा जाता था। एम्बेसडर वहाँ के साउथ एशिया के मुसलमानों ने उन्हें तस्लीम कर लिया था। Now the question number 7. What events led to the state of Khilafat movement? What was the impact of Khilafat movement on the Muslims of South Asia? अब यहाँ पे हम बताएंगे खिलाफत मूवमेंट का साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए जो है वो क्या अहम किरदार इस मूवमेंट ने अदा किया था। द ऑटोमन एम्परर हु रूल्ड ओवर तुर्की, मिडल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका was considered to be caliph by the majority of Muslim. ऑटोमन एम्परर जिसने रूल किया था तुर्की, मिडिल ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पे, वो एक तरीके से कैलिफ, खलीफा जो है वो कंसिडर कर लिया गया, मान लिया गया मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स की तरफ से। तुर्की साइडेड विद जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन, तुर्की ने अपने आप को अलहदा कर लिया जर्मनी से अगेंस्ट ब्रिटेन एंड लॉस्ट, और इस तरीके से वो साइड होके जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। द ब्रिटिश एंड अदर विक्टोरियस फोर्सेस एंटर्ड इस्तांबुल द कैपिटल ऑफ तुर्की, और ब्रिटिश और अदर फोर्सेस जो थी वो दाखिल हो गई इस्तांबुल में जो कि तुर्की का कैपिटल था। कैलिफ हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ द लैंड, और उस खलीफा ने जो है वो हैंड ओवर कर दिया कंट्रोल लैंड का। व्हाइल द मिडिल ईस्ट हैड ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड देयर अलाइज, और जबकि मिडिल ईस्ट जो है वो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया था। हुक्मरान अपनी उन्होंने हुक्मरानियत जो है वो ज़ाहिर कर दी थी वहाँ पर ब्रिटिश और उसके अलाइज़ ने। दिस वाज अनएक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, और मुसलमान जो साउथ एशिया के थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दे लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने जो है वो एक नई तहरीक शुरू करी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, विच इज़ कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट, जो कि किस नाम से पहचानी गई, खिलाफत मूवमेंट। इट वाज लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली, जो कि चलाई गई, कि उसको लीड किया गया मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली ने। द खिलाफत मूवमेंट वाज अ ब्रिटिश एगिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश सिंस द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, और जंग अजीम 1857 के बाद खिलाफत मूवमेंट जो थी वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक अजीम तहरीक का किरदार अदा कर रही थी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डिड इकबाल सजेस्ट इन इलाहाबाद एड्रेस? अल्लामा इकबाल ने अपने इलाहाबाद एड्रेस में क्या सजेस्ट किया था? इन दिसंबर 1930 में ही प्रेसिडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद। अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन, एनुअल सेशन जो है वो उसकी सदारत की थी। ही सजेस्टेड दैट द प्रोविंस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी का जो प्रोविंस है, सूबा है, द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया शुड बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन अमलगमेटेड मुस्लिम स्टेट। उसको जो है वो मिला देना चाहिए, ग्रुप मतलब उनको एक तरीके से तमाम मुसलमानों को मिला देना चाहिए ताकि वो एक मुस्लिम स्टेट बन के उभरें। ही ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट दिस माइट बी द फाइनल डेस्टिनी, और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि यही जो है वो मुसलमानों की आखिरी मंजिल होगी। एटलीस्ट ऑफ सिंध, मुस्लिम्स एटलीस्ट ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड WFP नाउ खैबर पख्तूनख्वा, और ये उन्होंने यही यहाँ पर सजेस्ट किया, यही प्रेडिक्ट किया कि ये जो है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुसलमानों की आखिरी मंजिल होगी कि उनको एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। Now students, I am going to explain you the fill the blanks which is on page number 86, and I will read from book. And the number 1 is the dash report was published in 1928. वो कौन सी रिपोर्ट थी जो 1928 में पब्लिश हुई थी? And it was नेहरू रिपोर्ट, and the answer is नेहरू रिपोर्ट. Now number 2, in March 1929 Jinnah presented the demands of Muslims in the form of dash. 1929 मार्च में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो मुसलमानों की डिमांड्स एक फॉर्म में पेश करी थी जो कि कहलाती हैं 14 पॉइंट्स. नंबर 3,
In 1930, 1931 and 1932, the British government invited South Asian leaders to dash 1931, 32 एंड 30 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो साउथ एशियन लीडर्स को जो है इनवाइट किया था, कहाँ पर, टू डैश इन लंदन, लंदन में डैश पर जो है वो इनवाइट किया था। एंड द आंसर इज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। नंबर 4, इन 1936 जिन्ना स्टार्टेड रीऑर्गेनाइजिंग द डैश। 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना ने रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, किसको, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। नंबर 5, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 द डैश बिकेम अ कॉमन स्लोगन अमंग द फॉलोअर्स ऑफ द कांग्रेस। वर्ल्ड वॉर 2 में डैश जो है वो एक कॉमन नारा बन गया था कांग्रेस के फॉलोअर्स के दरमियान, एंड इट वाज क्वाइट इंडिया। नंबर 6, इन फरवरी 1947 में ब्रिटेन अनाउंस दैट इट वुड लीव इंडिया बाय, कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया छोड़ देंगे, कब से, जून 1948, जून 1948 से वो इंडिया छोड़ देंगे। डैश वॉज सेंड एज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ साउथ एशिया। डैश को जो है वो साउथ एशिया का वाइसरॉय बनाया गया था, बना के भेजा गया था। वो लास्ट वाइसरॉय थे, कौन थे वो, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। नंबर 8, शाह वलीउल्लाह नेम हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। शाह वलीउल्लाह ने अपनी मशहूर बुक का नाम क्या रखा था, द कॉन्क्लूसिव आर्गूमेंट ऑफ गॉड। नंबर 9, डैश रोट इन सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पर्शियन एंड इवन उर्दू। डैश जो थे उन्होंने किस किस ज़बान में जो है वो तहरीरें अपनी पेश की, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पर्शियन और इवन उर्दू में भी, एंड इट वॉज सचल सरमस्त। नंबर 10, उर्दू प्रोज बिगेन टू गेन मोर अटेंशन। उर्दू नसर को जो है वो और ज़्यादा अटेंशन मिलनी शुरू हुई, मेनली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो डैश थे उनकी वजह से। हु रोड बागो बहार एंड सिंपल उर्दू इन 1803, जिन्होंने जो है 1803 में अपनी एक सिंपल उर्दू लिखी थी, बागो बहार, एंड इट वाज मीर अमान। So students, it's all are the filling the blanks of your ST unit, and I hope you all have understood all the explanation of today's session. And now the time of the today's session has been ended here. Now till then, stay safe, stay at your homes. Allah Hafiz.